ये जो ट्यूटोरियल आपको थर्मोडायनामिक्स के शेयर किए गए हैं, और या ये जो मॉड्यूल है थर्मोडायनामिक्स का, इसका जो मोस्ट ऑफ द पोर्शन है, वो आप देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ किस्म के आपको एनालिसिस जो कर्व्स हैं। अगर हम किसी भी नए केस को ओपन करें, मैं एक ख़ास चीज़ आपको जो है ना वो दिखाना चाहता हूँ या समझाना चाहता हूँ, व्हाट वी मीन बाय दीज थिंग्स। मिसाल तौर मैं वाटर लेके सॉरी वाटर लेके और कोई भी, ओके। तो इस थर्मोडायनामिक्स पैकेज का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि आपके पास जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं, कैसे आए। ठीक है, अगर हम इसको रन करते हैं, जब हम पहली दफ़ा सिमुलेशन में आते हैं और हम अपने होम पर आते हैं, और जब हम कोई भी स्ट्रीम रखते हैं या कोई भी चीज़ रखते हैं, तो इसके सिस्टम का जो मसला है, यानी कि ये जो समझा रहा है मॉड्यूल आपको थर्मोडायनामिक्स का, वो बेसिकली समझा रहा है कि जो एनालिसिस में मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है ना वो कैसे काम कर रही हैं। यानी कि आपका कोई ग्राफ है, मोस्टली जो ये ग्राफ्स हैं बाइनरी ग्राफ्स, या आपके यहाँ पर आपके एनालिसिस जैसे प्योर कैसे हुई, बाइनरी कैसे हुई, फिर सॉल्युबिलिटी, फिर पीवी एनालिसिस, फिर टर्नरी कर्व्स कैसे हुए, ये आपको डिड्यूस करवा रहा है या ये आपको प्रैक्टिस करवा रहा है कि ये जो कर्व्स हैं ये कैसे हैं। अब यहाँ से दो चीज़ें समझें। नंबर वन, कि केमिकल इंजीनियरिंग क्या है। ठीक है, नंबर टू, ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। अच्छा, मिसाल तो मैं ये कहूँ कि जो एनवलप है, ये जो कर्व है, एनवलप का कर्व, उसकी उसका मतलब क्या है, मफहूम क्या है। मोस्ट ऑफ द केसेस की कोशिश कर रहा है कि ये जो ट्यूटोरियल्स हैं या जो टास्क हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका थोड़ा बैकग्राउंड दे दें। मिसाल तो आप अगर पीटी एनवलप कर्व की को आप ओपन करोगे एक्सरसाइज को, तो ये थोड़ा बैकग्राउंड देगा कि ये क्या है, और फिर ये ज़्यादातर ये बताएगा कि इस सॉफ्टवेयर में ये कर्व कैसे बनता है। ठीक है ना। मोस्टली याद रखिए कि ये सॉफ्टवेयर जो है ना वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में यूज होगा। तो अगर आपको थर्मोडायनामिक एनालिसिस करनी है तो आप ये सारे ट्यूटोरियल्स करेंगे तो आपको एक अंदाजा होगा कि हाउ वी डिड्यूस, हाउ वी कैलकुलेट दीज टाइप ऑफ कर्व्स। ठीक है ना। ये हमारे प्रोफेशनल लाइफ में इतने ज़्यादा काम के नहीं आते, यानी कि सिमुलेशन के मैं पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ या डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, फंडामेंटल्स सारे इसी की बुनियाद हैं, क्योंकि ये बैकबोन है थर्मोडायनामिक्स। लेकिन जब हम बड़ी बड़ी सिमुलेशंस करेंगे तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स ये हमारे काम की नहीं होगी, या कहीं कहीं कोई मास्टर्स पीएचडी कर रहा है या कोई स्पेसिफिक काम, वो कहेगा कि भाई इसकी अब एनालिसिस करो। जैसे हमारे एक पीजी के स्टूडेंट हैं, वो पीएचडी कर रहे हैं, तो उनका काम ही सिर्फ ये है कि मुख्तलिफ सिनेरियोज में नेचुरल गैस और जो हाइड्रेंट्स हैं उनका ये पीटी कर्व बनाना। ठीक है ना, तो फिर आपको स्पेसिफिक हो जाएंगे। अच्छा, कम टू द, ये जो जितने भी आपके ग्राफ्स हैं वो आपके इस एनालिसिस सिस्टम्स में बन रहे हैं। ये इस जगह पर थर्मोडायनामिक्स पैकेजेस में कह रहा है कि देखें आप मुख्तलिफ चीज़ों के ग्राफ बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे। फिर वो एक्सपेरिमेंटल वर्क वाला जो है उसको भी कंपेयर करना सिखा रहा है। फिर एक अदर ट्यूटोरियल में आप उसने रिग्रेशन भी बताई। ठीक है ना। सो टुडे मैं आपसे जो है ना वो ये कह रहा हूँ कि आप अगर ये अपने हिसाब से ये करेंगे, तो अगर आपने इसको गो थ्रू कर लिया तो सब काशिफ साहब वाली बात के हम इसको देख देख के कर तो लेंगे। और मोस्टली अगर मैनुअल्स वो ये जो सॉफ्टवेयर है वो मिसमैच है, थोड़ा आगे पीछे चीज़ें पड़ी होंगी। बहरहाल अगर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन एक दफ़ा आपने पीटी कर्व मिसाल बना लिया, तो पीटी कर्व है क्या। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान एक कर्व है, और इस कर्व में जो है ना वो आपके पास दो, बेसिकली दो कर्व्स आ रहे हैं। एक उसका कलर उन्होंने अलग किया होता है। ठीक है ना, बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट। एक जगह पर मिसाल तो एक लिक्विड और वेपर जब हो रहा है, तो लिक्विड जो है वो, उसको अगर हम गर्म करें तो इवेंचुअली वो एक पॉइंट पे के बाद जो है ना वो वेपर फॉर्म में आ जाएगा, और फिर वहां से वो अगर मजीद आप उसको हीट करेंगे तो वो करेगा। तो ये एक कर्व जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें देता है। ठीक है ना। ये बनाया कैसे जाता है, ये इसका एक एक ट्यूटोरियल है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस ट्यूटोरियल इज सेइंग कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट द फेज कंडीशन ऑफ द मिक्सचर एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर।
हमारे क्योंकि हम जो है ना वो फेज इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, हमारे हम जितनी भी केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, अगर हमारे पास वीएलई सिस्टम है, वेपर लिक्विड इक्विलिब्रिया, मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस आर फॉलोइंग वीएलई या वेपर लिक्विड मिक्सचर। तो आप को ये पता होना चाहिए कि उसका बिहेवियर क्या है किसी खास रेंज ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। तो ये कर्व बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हमें पता चल जाता है कि फॉर एग्जांपल इफ ये कर्व आप आखिर में जो है ना वो लुक लाइक दिस, ठीक है, और किसी भी पॉइंट पर आपके ये दो फेज इक्विलिब्रियम पर रहेंगे, इसके इस कर्व के अंदर जो जितने भी टेम्परेचर प्रेशर के पॉइंट्स हैं वो आपके इक्विलिब्रियम के। तो इफ यू हैव टू डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम यू हैव टू क्रॉस दीज कर्व्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, तो बनता कैसा है, इसने कहा है कि ईथेन और पेंटेन के दरमियान ये बनाना है। इस प्रैक्टिकल का टास्क ये है। इफ यू आर अनफेमिलियर विद हाउ इट स्टार्ट, ठीक है, हाँ ये तो सर, ठीक है। जी जी। इसमें एक ये है कि आप लिक्विड को टेम्परेचर दे रहे हैं और उसका प्रेशर नोट कर रहे हैं, राइट? ये ब्लू कर्व जो है ऐसे ही हम्म। है। और ग्रीन ये है कि वो टेम्परेचर, सॉरी, उसका टेम्परेचर आप कम कर रहे हैं, ऐसा है? नहीं नहीं, हम जो है ना वो देख रहे हैं, हमने इसको क्या किया, इसमें पहले ये हम बनाते हैं फिर सर इसको डिस्कस करते हैं। सर मैं थोड़ा इसको क्लियर करूं जी कि बताएं। इसमें बेसिकली हम देख रहे हैं कि हमने एक टेम्परेचर उसको रेंज दे दी, और जो ग्राफ है हमारा, एक उसका वेपर साइड पे किसका है, उसका ड्यू पॉइंट कितना है, और लिक्विड साइड पे कितना है, हम उसका ये बिहेवियर मॉनिटर कर रहे हैं। बेसिकली ये जो ग्राफ है, ये जो है ना वो आपका, मैं एक यहाँ पर ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं आपको जो है ना वो एक बंदे का काम दिखा देता हूँ। पीजी मेरे पास होता है उसका, जब भी हम जो है ना वो यहाँ करते हैं तो क्या है इसका यार, हाँ इरशाद। ये आईसिस पर है, लेकिन बहरहाल आपको नाउ यू कैन सी यहाँ पर ये सारे जो है ना वो एनवलप्स हैं। ग्रीन लाइन इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट कर्व। ये जो ग्रीन लाइन है ये बॉइलिंग पॉइंट कर्व है। फिर यहाँ पर जो है ना वो क्रिटिकल पॉइंट आ गया, और ये ड्यू पॉइंट कर्व है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लिक्विड जो है वो इस टेम्परेचर पर है कि अब जो है ना वो मजीद एक एनर्जी का यूनिट जो है ना वो लेके ये वेपराइज हो जाएगा। ड्यू पॉइंट का मतलब क्या है कि वेपर जो है ना वो इस टेम्परेचर पर या प्रेशर पर है कि अब अगर मजीद उसको कम टेम्परेचर किया गया तो वो कंडेंस हो जाएगा। तो लेकिन ये जो लाइन है, ये लाइन जो बनी हुई है, अगर हर एक डॉट को देखा जाए तो वी हैव अ पेयर, टेम्परेचर और प्रेशर का पेयर है, ठीक है ना, मिसाल तौर। और ये कह रहा है कि अगर हम टेम्परेचर ये रखेंगे तो वो जो लिक्विड है वो सैचुरेटेड तब रहेगा जब इसका प्रेशर ये रहेगा। यानी कि अगर आपको उस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में रहना है तो आपको ये सारे डेटा सेट्स होंगे। अगर आप टेम्परेचर को छेड़ेंगे तो उसी पॉइंट पर रहने, उसी फेज में इक्विलिब्रियम में रहने के लिए यू नीड टू हैव दिस मच प्रेशर। तो ये सारे आपके बॉइलिंग पॉइंट हैं, और ये आपका जो है ना वो क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है कि वो कहाँ जाकर जो है ना वो पॉइंट टेम्परेचर का और प्रेशर का, वो पॉइंट जो कि इन दोनों फेजेस को इक्विलिब्रियम में कर रहा है। ये सारे जो लाइन है, ये सारे डेटा पॉइंट्स हैं या डेटा पेयर्स हैं, ये बता रहे हैं कि इन इन पॉइंट्स पर वो उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन अगर आप इस डेटा को आगे और पीछे निकल गए, टेम्परेचर में आगे निकल गए या प्रेशर में आगे पीछे निकल गए, तो इट मीन्स, अगर मैं कहूँ कि ये एक नुक्ता है, तो ये जो नुक्ता है इसका जो प्रेशर है वो 1500 है और इसका टेम्परेचर 100 है। अगर उस सब्सटेंस का प्रेशर और टेम्परेचर ये रखा जाएगा तो वो इस लाइन पर नहीं होगा, और इस लाइन पर नहीं होगा तो वो अपना फेज चेंज करेगा। ठीक है ना, तो फेज बिहेवियर एक बता रहा है। इन इस फेज बिहेवियर से हम जो है ना देखें मकसद, और हमने टेम्परेचर प्रेशर वो हमने कंपोजिशन चेंज की, तो ये हो गया। असल में क्या है कि जब दो चीजें
मिक्स हो रही होती है। मैं जो दो चीज़ें जो है ना वो मिक्स हैं। मिसाल तो हम नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं, जब नेचुरल गैस अंडरग्राउंड क्रस्ट होती है और तो उसमें जो है ना वो हायर हाइड्रोकार्बन पे होते हैं, C3 C4 एंड अबव, ये हायर हाइड्रोकार्बन हैं। मिसाल तो वो जब गैस निकल रही है तो उस टेम्परेचर प्रेशर पर वो जो है ना वो वेपर फॉर्म में है, तो वो गैस फॉर्म है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा या प्रेशर चेंज होगा, तो हो सकता है कि क्योंकि वो हायर हाइड्रोकार्बन है, हो सकता है कि वो कंडेंस हो जाएं और इवेंचुअली अगर वो कंडेंस हो गए तो हमें जो चीज़ हमने गैस फॉर्म में ली थी वो लिक्विड फॉर्म, उसका कुछ पोर्शन जो है ना वो लिक्विड फॉर्म में निकल जाएगा। तो ये ऑयल एंड गैस सेक्टर या जितने भी इस तरह के मामलात होते हैं उसमें जो है ना वो हमें ये समझना पड़ता है कि इसका फेज बिहेवियर क्या है और किन टेम्परेचर प्रेशर पर जो है ना वो ये चीज़ अगर हमारा ऑब्जेक्टिव लिक्विड फॉर्म में प्रोडक्ट को लेना है तो हम ये देखेंगे कि ऐसा तो नहीं कि हम लें तो लिक्विड लेकिन वो भाप बनकर उड़ जाए और हमें हाथ में कुछ ना आए, या हम किसी चीज़ का गैस फॉर्म में ले रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो बाद में पता चले कि वो जनाब वो कुछ देर के बाद या कुछ दिनों के बाद या उसको पाइपलाइन में चलाया तो वो लिक्विड फॉर्म में बन गई। तो दिस बिहेवियर इज टेलिंग अस सम फेज बिहेवियर, ठीक है ना। तो आपने ये समझना है बॉइलिंग पॉइंट और ड्यू पॉइंट के ये कर्व्स हैं और ये एक जगह पर मीट हो रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस होती है। इस ट्यूटोरियल का जो टारगेट है वो ये है कि आप ये बनाते कैसे हो। अब हाइसिस में भी तरीका एक दिया गया है, यहाँ पर भी एक तरीका दिया गया है। तो हम इसको पहले नीट एंड क्लीन बनाएंगे ताकि हमारी कुछ अगर अंडरस्टैंडिंग मिसमैच है तो हम पहले उसको देख लें। हम इसको फ्रेशली इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, नहीं क्या इसको, और इस ट्यूटोरियल में जो है वो ईथेन और पेंटेन लिया गया है। ईथेन और पेंटेन में सबसे लो मॉलिक्यूलर वेट किसका है? डेफिनेटली ईथेन का है। पेंटेन में 5 कार्बन है, उसमें 2 कार्बन है। तो जो हम ये समझ रहे हैं कि आम हालात में ईथेन तो गैस में होगी, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत नीचे है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। और पेंटेन जो है वो हो सकता है कि नॉर्मल हालात में वो वेपर फॉर्म में हो हाई टेम्परेचर्स पर, लेकिन वो जल्दी लिक्विड बनने की उसमें होगी, हालात में होगी, क्योंकि ये हायर हाइड्रोकार्बन है। इतना ज्यादा लो टेम्परेचर ये सस्टेन नहीं करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, ठीक है। तो ये हमने दो सिस्टम ले लिए और हमें ये क्या कह रहा है कि हम जो है ना वो पेंग रॉबिन्सन ले लें। इसमें कोई भी आप ले रहे हैं तो डजेंट मैटर मैंने डेफिनेटली हर थर्मोडायनामिक पैकेज जो है ना वो अलग अलग आपको बिहेवियर हो सकता है शो करे। ओके, सो आपके पास एक किस्म का सिर्फ आपने बाइनरी पर जाकर ओके करना होता है ताकि वो कह रहा है कि आप इसको देख लें, ठीक है। तो ये ओके हो जाता है, या तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट को क्लिक करें तभी हो जाएगा। देन वी गो इन अ पीटी एनवलप। तो वी हैव दिस पीटी एनवलप ईथेन। अब फ्लोरेट इसका मतलब एक कंपोजिशन एक किस्म की बता रहे हैं हम, फ्लोरेट के फॉर्म में बताएं या इसको हम कहें कि मोल फ्रैक्शन या मोल परसेंटेज, ठीक है ना, दे दें। तो ये 50 मोल फ्लो, 50-50 का मतलब, सॉरी 50-50 का मतलब होगा कि अगर हम ये मोलर फ्लो है तो 0.5 मोल फ्रैक्शन, 0.5 मोल फ्रैक्शन है। ओके, सो यहाँ पर ठीक है, ड्यू पॉइंट को क्लिक किया गया है, ड्यू पॉइंट बबल पॉइंट कर्व्स, ठीक है। और टेम्परेचर प्रेशर बार में है यहाँ पर। वैसे इन्होंने बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम पॉइंट 200 किया है, ठीक है। देखते हैं क्या हो रहा है। रन क्लिक एनालिसिस, तो हमने सिर्फ इसका फ्लो रेट दिया एंड दिस इज द आइडियल बिहेवियर। ओके, सो दिस इज सेइंग के आपका जो ये देखें आप एक चीज यहाँ पर देखें, ये जो दो कर्व हैं उसकी जो लेजेंड है वो हमें बता रहे हैं और काफी क्लेरिफाई कर रहे हैं हमें चीज को कि माना वॉल्यूमेट्रिक फ्रैक्शन 1, ब्लू लाइन जो है वो उसका जो फ्रैक्शन है वो 1 है, वेपर फ्रैक्शन। और वेपर फ्रैक्शन ऑफ ग्रीन लाइन इज 0। इट मीन्स ये जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, और ये सारा जो है जब लिक्विड फॉर्म में है तो ये बॉइलिंग पॉइंट कर्व एक किस्म का हो गया, ठीक है ना। और इसके बाद जो है ना वो फेस चेंज हुआ, अब जो है ना वो ये जो है वो आपका वेपर फॉर्म में है। ये कर्व है। कर्व का मतलब है कि कोई भी एक पॉइंट ले लें किसी भी लाइन पर,
तो वो बेसिकली एक ग्रुप बता रहा है कि ये टेम्परेचर इस वक्त 50 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 प्रेशर पर जो है ना वो इसकी जो सिचुएशन है वो ये है। लेकिन अगर हम इसका प्रेशर कम करेंगे, कीपिंग टेम्परेचर सेम, लेकिन प्रेशर कम करेंगे कीपिंग, तो ये 100% जो है ना वो वेपर में आ जाएगा। अगर हम इसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये 100% लिक्विड में आएगा। अगर इन बिटवीन रहेंगे प्रेशर में तो हमारे जो है ना वो पार्शल होगा, हमारा जो वेपर फेज होगा, यानी कि इस कर्व के अंदर जो भी डेटा पॉइंट्स हैं उसमें हमारा जो फेज है वो 100% वेपर नहीं होगा और 100% लिक्विड भी नहीं होगा, वो पार्शल होगा। फिर जितना भी हम क्लोज हों किसी लाइन के वो उतना उसका परसेंटेज होगा। लेकिन एनीवे और एक पॉइंट है हमारा क्रिटिकल पॉइंट जहां पर ये दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये वो जोन है जहां पर हमारे क्रिटिकल पॉइंट जिसको हम कहें, ठीक है ना, जहां पर फेज रिकग्निशन की लास्ट पॉइंट आ जाती है, उसके बाद फेज रिकग्निशन नहीं होता। तो आई होप ये हम कर रहे हैं जी। फहद, इसमें इशू क्या था? ये तो बड़ा आसान बन गया। ये वाला क्लियर था, लेकिन इसके बाद जो है ना आपका ये TXY डायग्राम, हम्म। जैसे मैंने आपको कौन एसीटोन सा और वाटर का ट्यूटोरियल कहा था, ट्यूटोरियल नाम, ट्यूटोरियल नंबर बताओ ना। उसमें, अच्छा एक मिनट सर बताता हूँ। एसीटोन और, एक मिनट नजर लैपटॉप खोल। चैप्टर भी नहीं बोला तुमने, वाह वाह वाह। ओके, TXY डायग्राम मेरे ख्याल में 9 है क्या, या एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हो? जी TXY डायग्राम 9 है। 9, ठीक है, ये मेरे सामने खुल गया जी, स्क्रीन पर है आपके सामने। हाँ, अब आप अच्छा अच्छा, फहद का जो है वो जो इशू है वो मैं आपको समझा देता हूँ। फहद, ये डायग्राम बन रहा है इवेंचुअली आखिर में, ठीक है ना, इसमें होपफुली यू ऑल आर वाचिंग द स्क्रीन। अब नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम। ये जब डायग्राम बन रहा है तो सबसे पहले इस डायग्राम को समझेंगे कि इसको TXY डायग्राम क्यों कह रहे हैं। अच्छा, दो चीजें हैं, इथाइलिन और इथेन, आप कोई भी दो मिक्सचर बना लें, ठीक है ना, एक कम वोलेटाइल और एक हाई वोलेटाइल वाली चीज यूजुअली हम लेते हैं। तो इथाइलिन और इथेन ये ऑलमोस्ट क्लोजर हैं, क्योंकि दोनों का जो बुनियाद है वो इथेन से ही है। तो इथाइलिन और इथेन दो चीजें हैं, ठीक है। अब हमने देखा इसमें तो ये एक TXY डायग्राम होगा। इसका मतलब है कि ये डायग्राम हमेशा बनेगा, इसमें एनालिसिस जो होगी उसमें टेम्परेचर के बुनियाद पर होगी। डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हम एक्स और वाई को कंपेयर करेंगे। और ये जो डायग्राम है, ये दोनों डायग्राम में बताया भी यही गया है कि ब्लू डायग्राम इज सेइंग कि TX एट एट कांस्टेंट प्रेशर, और TY डायग्राम इज ग्रीन वन, और ये भी सेम प्रेशर पर बनेगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर पर है, लेकिन इसका भी डिफरेंट टेम्परेचर पर ये सिचुएशन है। अब बुनियादी सवाल ये है कि एक्स और वाई रिकग्नाइज्ड हो रहे हैं फ्रॉम द लेजेंड्स, ये ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर कोई एक कंपोनेंट तो दिखाया गया है, मिसाल तो यहाँ पर लिखा गया इथाइलिन, वेयर इज इथेन? फहद का सवाल ये है, इजंट इट? क्या मैं सही समझाऊं? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल यही यही सवाल है मेरा। हाँ, अब अगर आपका ये सवाल है तो बेसिकली आप एक्स और वाई को नहीं समझे। एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई ये बेसिकली मिक्सचर है इथाइलिन और इथेन का। इसमें जो हाई वोलेटाइल सब्सटेंस है, लेट से हम कहें कि इथेन है, ठीक है ना, या इथाइलिन है। इथाइलिन हाई है तो इसलिए इसको यहाँ रखा। इथाइलिन इज मोर वोलेटाइल एज कम्पेयर टू इथेन। तो इथाइलिन की कंपोजिशन लिक्विड फेज में उसको हम कह रहे हैं एक्स, और इथाइलिन की ही कंपोजिशन वेपर फॉर्म में उसको कह रहे हैं वाई। अगर मुझे, मैं देखना चाहता हूं कि आप इस बात को कितना समझे, अगर मुझे यही कर्व इथेन के फॉर्म में बनाना पड़े कभी जिंदगी में, इथेन के फॉर्म में, तो मुझे बताएं, मैं यही कर्व, अगर मुझे इंफॉर्मेशन है, कर्व है का मतलब है कि मुझे हर डेटा पॉइंट मेरे पास मौजूद है, तो मैं इथेन का कैसे बनाऊंगा? हु कैन टेल मी? सर इसमें इथेन को जो है जब आप बाइनरी में जाएंगे तो मेन कंपोनेंट जिसपे हमें काम करना है, हम उसको जो वो है इथेन सेलेक्ट करेंगे, और नहीं 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 नहीं, उसी आप मेरी उसी अभी 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 आप मेरी बात समझे नहीं हो। पहले तो हम देख रहे हैं, इस डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। मैं दूसरे सवाल दूसरे तरीके से पूछ रहा हूँ। देखें, ये एक वैल्यू है, लेट से मैं कह रहा हूँ कि ये जो नुक्ता है, आप होपफुली ये
माउस पॉइंटर वर्क कर रहा होगा, आप देख रहे होगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। ये एक नुक्ता है, इस पर ये चलो इसको नुक्ते को छोड़ देते हैं, मैं कह रहा हूं ये वाला एक नुक्ता है, इस पर ब्लू लाइन में, हमें ब्लू लाइन पर ये इस डॉट को देख रहे हैं। इस डॉट को जो है, इस पर एक्स एक्सिस पर है 0.4 वैल्यू। इसका मतलब हुआ कि एक्स जो है वो 0.4 है, इसका मतलब है इथाइलिन की मोल फ्रैक्शन 0.4 है इन द लिक्विड फॉर्म। तो मुझे बताएं उस वक्त इथेन की उसमें क्या परसेंटेज होगी, मोल फ्रैक्शन होगी? 0.6। 0.6 होगी। तो अगर हम किसी बाइनरी सिस्टम में अगर किसी एक की मोल फ्रैक्शन दे रहे हैं तो दूसरे की मोल फ्रैक्शन लेने के लिए हमें 1 माइनस एक्स करना पड़ेगा और यहां पर 1 माइनस वाई करना पड़ेगा। तो एक्स एंड वाई आर नथिंग बट द मोल फ्रैक्शंस। ठीक है ना, यहां पर देखें मोल फ्रैक्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना। लिक्विड की मोल फ्रैक्शन वो ब्लू में, और वेपर के रीजन में मोल फ्रैक्शन वो ग्रीन में है, ठीक है ना। है इथाइलिन की मोल फ्रैक्शन क्योंकि हाई वोलेटाइल वो है। लेकिन अगर हम इसी को इथेन की मोल फ्रैक्शन में करना चाहें तो हर एक डेटा पॉइंट को जो मिला होगा उसको 1 माइनस कर लें, इसको भी और इसको भी। तो आप जब ग्राफ बनाएंगे तो वो ही ग्राफ इथेन के लिए होगा, लो वोलेटाइल सब्सटेंस के। अभी बात समझ में आई या मैं अभी जी और सर, समझाऊं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी पेन की, बिल्कुल सर, समझ आ गई। हाँ, तो एक एक कप में लिक्विड, एक कंटेनर में, ठीक है ना, उसका थोड़ा उसमें भरा हुआ है जिसमें इथाइलिन और इथेन है, लिक्विड फॉर्म में भी है और उसके ऊपर वेपर स्पेस भी है। तो लिक्विड में देखेंगे इथाइलिन की मोल फ्रैक्शन को तो वो एक्स में होगी, और उसी इथाइलिन को अगर हम वेपर में देखेंगे तो वो वाई होगी। और ये डायग्राम बनाया गया है, ठीक है ना। ये डायग्राम आपका जितना क्लोज होगा इसका मतलब है कि वो जो इनके दरमियान जो रिलेटिव वोलेटिलिटी है वो बहुत क्लोज है। जितना ये दूर होगा आपस में, जितना ये दूर दूर होंगे इसका मतलब इनके रिलेटिव वोल्टेज जो है ना वो ज्यादा दूर है, ठीक है। जी सर। चलें अब एक एक ग्राफ है, अच्छा, रेट्रोगेट बिहेवियर जो है ना वो, ये मैं ट्यूटोरियल खोल के जी, कोई क्वेश्चन? सर इसका, हाँ, रेट्रोगेट बिहेवियर पे ही मैं आ रहा था। जी, रेट्रोगेट बिहेवियर जो है ना वो पीटी एनवेलप का ही एक कर्व है, ठीक है ना। ये आपका वो है, और असल में यहाँ पर आप बैकग्राउंड पढ़ेंगे। For a mixture, the amount of liquid fraction increases as pressure increases at constant temperature. ठीक है ना? For a mixture, the amount of liquid fraction, amount of liquid fraction increase as pressure increases at constant temperature. अगर मैं किसी पीटी एनवलप को यहाँ पर देखा हूँ ये, ठीक है ना, अगर हम प्रेशर बढ़ाएं, अगर हम प्रेशर बढ़ाएं इन द लिक्विड, लिक्विड का मतलब है कि हम ग्रीन में हैं, और कांस्टेंट और कांस्टेंट टेम्परेचर पर, यानी कि हम वाई एक्सिस में मूव करें, इस तरह इस ग्राफ में हम वाई एक्सिस में मूव कर रहे हैं, किसी भी एक लाइन को पकड़ेंगे तो हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें, ऊपर जाएंगे तो वी आर इंक्रीजिंग प्रेशर, अगर हम इसमें नीचे आएंगे तो वी आर डिक्रीजिंग प्रेशर, ठीक है। ये हमने पहले ये समझना है कि ये कह क्या रहा है। अब ये हम दोबारा पढ़ेंगे। फॉर अ मिक्सचर द अमाउंट ऑफ लिक्विड, यानी कि लिक्विड फ्रैक्शन इंक्रीजेज एज प्रेशर इंक्रीजेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये इस तरह हो रहा होता है यूजुअली। However, in the retrograde region near the critical region, जो क्रिटिकल पॉइंट है, we may see some interesting behavior. Vapor fraction increases as pressure increases at constant temperature. ठीक है ना, वेपर फ्रैक्शन इंक्रीजेज एज कांस्टेंट। रेट्रोग्रेड में क्या होता है कि अगर हम जो है ना वो इधर आ जाएं, इधर, क्योंकि ये कर्व जो है ना वो वापस खम खा रहा है, वापस जा रहा है, तो बजाय उसके लिक्विड में बढ़ने के, प्रेशर बढ़ाने से वेपर साइड पर जो है ना वो बढ़ेगा। इस बिहेवियर को जितनी देर तक ये नीचे वर्टिकल लाइन आएगी, इस बिहेवियर को जो है ना वो रेट्रोग्रेड बिहेवियर कहते हैं। ये इधर रीजन, इस रीजन में होता है, ठीक है। तो वी में सी सम, ठीक है।
कांस्टेंट है वो उसी तरह, यानी कि होना इस तरह चाहिए, ये नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट के अगेंस्ट जहां पर जहां जितनी वो वर्टिकल लाइन नीचे आ रही है उधर तक ये इस तरह होता है। Many mixtures have retrograde behavior near the critical region. In this example, we will examine the retrograde behavior using a binary mixture ethane and propane. तो उसी तरीके से आपको रेट्रोग्रेड बिहेवियर कैन ऑब्जर्व मिक्सचर ऑफ इथेन एंड प्रोपेन NH प्लस, ठीक है, एक कर्व आपने निकाला। और देन टू अब एक दफा आपने ये कर्व बना दिया, फिर वो कह रहा है सेंसिटिविटी एनालिसिस हम यूज करेंगे। इसमें एक नई चीज भी इनकॉर्पोरेट की गई है इस ट्यूटोरियल में, विच इज नथिंग बट द सेंसिटिविटी एनालिसिस। ठीक है, तो इथेन एंड पेंटेन ले रहा है, पैंग रॉबिन्सन ले रहा है, और पीटी कर्व बना रहा है। तो ये तो हमारा सेम हो गया जैसे हमने अभी किया हुआ है। उसके बाद कह रहा है एंटर द सिमुलेशन एनवायरनमेंट, मूव द सिमुलेशन एनवायरनमेंट बाय क्लिकिंग सिमुलेशन बार इनटू द नेविगेशन पेन, एड हीटर। ठीक है, ये इस तरह वो कह रहा है कि आप बनाएं। और आप एक शॉर्ट सी सिमुलेशन बना रहा है। वो कह रहा है कि इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर तक, सॉरी, ये तो उसकी है हीटर की, आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये कह रहा है कि 58.38 प्रेशर खास प्रेशर है, इस पर आपको कन्वर्ज करवा रहा है। पहले तो आप कन्वर्ज कर लें और वो हो जाएगा विदाउट एरर। अब जो है ना वो आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस करवा रहा है। सेंसिटिविटी एनालिसिस भी होम बटन में जो है ना वो एनालिसिस में होता है, डेटा फिट जहाँ होते हैं यहाँ ऊपर ऊपर सेंसिटिव एनालिसिस होता है। सेंसिटिव एनालिसिस क्या है कि आप किसी वेरिएबल को जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह वेरी करके देखें कि क्या हो रहा है। तो अब यहाँ पर जो है ना वो कौन से वेरिएबल को चेंज कर रहा है, ये जो है वो हीट एक्सचेंजर के प्रेशर को चेंज कर रहा है 658 से लेकर 66 तक। ठीक है ना, और 0.04 की इंक्रीमेंट से प्रेशर को चेंज करवा के देख रहा है, इंक्रीज कर रहा है प्रेशर। हाँ, प्रेशर को 58 से 58 से 66 तकरीबन 66 तक इंक्रीज करवा रहा है। और इसका जो इम्पैक्ट देखा जा रहा है वो देखा जा रहा है, वी हैव इम्पैक्ट देखा जा रहा है टेम्परेचर पर और मोल फ्रैक्शंस पर। जी जी काजी साहब, मैं आपसे आपकी तरफ आ रहा हूँ। अब ये एक सेंसिटिव एनालिसिस ये भी हम करने जा रहे हैं, लेकिन ये देखें यहाँ पर जो है ना वो वेरिएशंस कर रहा है आपकी प्रेशर की वेरिएशन कर रहा है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है। द रिजल्ट ऑफ वेरिंग प्रेशर इन हीटर ब्लॉक आर जनरेटेड एंड कैन बी सीन बाय नेविगेशन मॉडल। ठीक है, यहाँ पर आप जाएंगे, नोट वी फ्रैक्शन इंक्रीजेज, वेपर फेज फ्रैक्शन इंक्रीजेज एज प्रेशर, वेपर फेज इंक्रीज होना यानी कि वो जो रेट्रोग्रेड बिहेवियर। तो वेपर फेज फ्रैक्शन इंक्रीज होना एज प्रेशर इंक्रीज विच इज कॉल्ड रेट्रोग्रेड बिहेवियर। ठीक है ना। अब जैसे जैसे आपने प्रेशर बढ़ाए, ठीक है ना, वेरी वेरी वेरी, ये आपके प्रेशर है, ये देखेंगे 66.18, 66.12, 66.26, 66.3, 18, 22, 26, 3, बहुत नैरो वेरिएशन है। लेकिन लेकिन 66.3 ये प्रेशर बढ़ा रहा है, एक खास रीजन में प्रेशर बढ़ा रहा है। तो यू कैन सी के वेपर फेज फ्रैक्शन में जो है ना वो इंक्रीज आ रही है। इसको वो कह रहा है कि ये है रेट्रोग्रेड बिहेवियर। यहाँ पर वेपर फेज फ्रैक्शन में इंक्रीज नहीं आना चाहिए, लिक्विड फेज में आना चाहिए। लेकिन वो कह रहा है कि जब प्रेशर बढ़ा रहा है तो, और उसने एक खास प्रेशर की रेंज ली हुई है और टेम्परेचर की रेंज ली हुई है, वो समझ आप, ये वो वही रेंज है जो तकरीबन इस रेंज में, ये ये वाली रेंज है। ठीक है ना, तो 50 देखें 55 और 60 ये वाली रेंजेस हैं, ये वाली रेंजेस हैं। जी काजू साहब, ये अभी हम करने जा रहे हैं जी। ये मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जो रेंजेस थी ये जी किस तरह मतलब हमने रखनी है कि नहीं जी यही रखनी है, अभी आपने मेरा ख्याल बता दिया कि हाँ, जो ये जो है ना, हम इस तरह नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ये पूरी रेंज रख सकते हैं। ठीक है, इस पूरी रेंज में देख सकते हैं, पर जहां पर हमें वेपर फेज फ्रैक्शन में वेरिएशन ऊपर जाती हुई नजर आए वो पर्टिकुलर रेंज, तो इसको तो ट्विटर वाले को तो अंदाजा है कि ये रेंज होगी, तो उसने डायरेक्ट जो है ना वो रेंज वो ला के खड़ी कर दी है कि उसी रेंज में जो है ना वो आपको दिखा रहा है स्पेसिफिक। हाँ जी, अगर
तो अगर किसी फर्स्ट टाइमर को ना पता हो तो फिर उससे किस तरह से वो रखनी है फिर तो? वो फिर पहले तो ये पीटी कर्व बनाए, फिर वो सारा ये एनालिसिस करके देखे, और जहां पर वेपर रिफ्लेक्शन बढ़े वहां पर जो है ना वो उसको पॉइंट कर ले। ठीक हो गया। चलें ये इसको करके देखते हैं। इसमें ये हमारे पास क्योंकि बनी हुई है, इसी इसी की है, तो अब हम जो है ना वो सिमुलेशन में जा रहे हैं, एंड वी नीड क्रिएट दिस डायग्राम। ये वाला डायग्राम है, हमें एक हीटर ब्लॉक चाहिए, इनलेट और आउटलेट स्ट्रिप चाहिए। ठीक है, सो हम जो है ना वो एक्सचेंजर हीटर ब्लॉक, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, HX01 भी दे सकते हैं, और मटेरियल स्ट्रीम आप इसको फीड कहें, और प्रोडक्ट स्ट्रीम आप इसको प्रोडक्ट कहें। ओके, सो इन्होंने इनलेट और आउटलेट का है, ठीक है। सो हमारे पास जो इनलेट की स्पेसिफिकेशंस हैं वो ये हैं कि टेम्परेचर इतना इतना और 50-50 मोर मास फ्लो रेट है, तो 115 डिग्री से 55 बार। तो फीड को डबल क्लिक करेंगे आप, टेम्परेचर और प्रेशर 115 और 55, यहाँ पर मास फ्लो है तो 50, यानी कि 0.5 तो मास फ्रैक्शन बनी इसकी। और हीटर ब्लॉक में जाएंगे और इसकी स्पेसिफिकेशन रखेंगे, यू हैव टेम्परेचर प्रेशर। अच्छा, जब भी हम किसी ब्लॉक में जाते हैं और प्रेशर रखते हैं तो इसका मतलब है डेल्टा पी। तो टेम्परेचर इज 115 और 58.38, 58.38। ओके, सो फ्लैश में जाएं और यहाँ पर जो है ना वो मैक्सिमम इटरेशन इज 100, और 1 into e⁻⁶, 1 into e⁻⁶। ओके, सो इसको ये फ्लैश कैलकुलेशन पर जाना ज़रूरी नहीं था, लेकिन बाद में। ओके, तो हमारी रन हो गई विदाउट एनी एरर। यू कैन सी द रिजल्ट्स, रिजल्ट समरी, दिस एंड दैट। ओके, अब सेंसिटिविटी एनालिसिस को यूज कर रहे हैं हम होम में जाएंगे, वी हैव सेंसिटिविटी एनालिसिस, वी हैव न्यू S1, ठीक है ना। और फिर इस S1 में हमें वेरिएबल, डेफिनेटली सेंसिटिविटी एनालिसिस का मतलब ये है कि आपके वेरिएबल्स कौन से हैं, ठीक है ना, और आपके उस किसके ऊपर इम्पैक्ट करना है, टेबल किसकी बनानी है, ये तीन चीज़ें हमें बतानी होती हैं। तो पहले हमारा है वेरिएबल। वेरिएबल वो चीज़ है जो आपको वेरी करवाना है, तो सेलेक्ट ब्लॉक वेरिएबल टाइप। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो डिफाइन करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले जो है ना वो हम न्यू को प्रेस करेंगे तो 1 बाय डिफॉल्ट वेरिएबल आएगा, उसका आप हाँ बाय डिफॉल्ट 1 आ गया, ठीक है। ठीक है ना, टाइप क्या है, अब यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल्स टाइप बन सकते हैं, ठीक है ना, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ब्लॉक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं। तो वी हैव ये मैनिपुलेटेड वेरिएबल है, डेफिनेटली मैनिपुलेटेड वेरिएबल। यहाँ पर ब्लॉक वेरिएबल, क्योंकि हमें ब्लॉक्स जो हैं वो यानी कि जो भी यूनिट ऑपरेशन, जो भी ये स्ट्रीम्स के अलावा जो भी चीज़ें पड़ी होंगी फ्लो शीट में, इस वक्त हमारे पास ब्लॉक जो है ना वो HX है। तो जब हम जो है वो सेंसिटिविटी एनालिसिस करेंगे, तो आप अगर ब्लॉक वेरिएबल लिखेंगे तो यू हैव ओनली वन, जैसे हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में भी अब आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, तो आप प्रेशर को चेंज करेंगे, फिर आपको यूनिट पूछेगा, यहाँ पर आप स्टार्ट और एंड पॉइंट पूछेगा। यहाँ पर हम दे देते हैं 58.78 और 66.78, तो पॉइंट इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट 0.04। ये इसको स्पेसिफिक आइडिया है इसलिए ये कर सकता है, लेकिन अगर आपको नहीं है तो यू कैन आप जब अपने मास्टर्स PhD के काम करोगे या कोई जब आपके पास मॉडल होता है तो फिर आप दूसरा जो जो उसका इमीडिएट फायदा लिया जाता है वो होता है सेंसिटिविटी एनालिसिस करके, मुख्तलिफ चीज़ों को आप वेरी करके देखें तो उनका इम्पैक्ट किसी और वेरिएबल पर क्या आ रहा है। तो आप ये फिलहाल हम इसमें सिर्फ ये वेरी करवा रहे हैं, और दूसरे में अब हम मॉडल डेफिनेशंस कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट कहाँ देखा जाएगा, ठीक है ना। सेलेक्ट अ वेरिएबल कैटेगरी एंड रेफरेंस वेरिएबल नेम प्रेशर,
सो डेफिनेशन में डिफाइन कैटेगरी, क्लिक न्यू। ओके, एक इसको हमने नाम दिया प्रेशर वेरिएबल, और ये भी ब्लॉक्स में देखा जाएगा, लेकिन अब हम जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, ब्लॉक वेरिएबल। ओके, सो हम क्या देखेंगे, ब्लॉक वेरिएबल एच हमारे पास ब्लॉक एक ही है, और उसमें हम देखेंगे प्रेशर ओके read the definition, रिपीट। एक और नया बनाएंगे टेम्परेचर के नाम से, क्योंकि ये प्रेशर बन गया। इसको भी कहेंगे ब्लॉक और ब्लॉक वेरिएबल, एंड वी हैव ब्लॉक वेरिएबल, सॉरी ब्लॉक वेरी बॉक्स ब्लॉक वेरिएबल, और हमारे पास एच और टेम्परेचर। सी ये भी हो गया, ये तो हो गए दो हमारे। अब हम नया बनाएंगे वी फ्रैक्शन, वेपर फ्रैक्शन का। ये भी एक हमारा आउटपुट वेरिएबल ये है। इनमें सेलेक्ट स्ट्रीम्स। अब ये हम देखेंगे स्ट्रीम्स पर, इस वेरिएबल का जो इंफॉर्मेशन आएगी वो स्ट्रीम्स की, और मास फ्रैक्शन, या ये देखेंगे स्ट्रीम वेरिएबल आउटलेट मिक्स्ड। तो स्ट्रीम वेरिएबल है ये, स्ट्रीम वेरिएबल जब आप स्ट्रीम वेरिएबल कर लेंगे तो आउटपुट, और आउटपुट के बाद मिक्स्ड, मिक्स्ड के बाद यू हैव वेपर फ्रैक्शन। ठीक है, okay, so go to the model analysis. Okay, टेबुलेशन में जो है ना फिल वेरिएबल्स बटन, ये सारी चीजें दिखा दे हमारे पास, प्रेशर टेम्परेचर दिखा दे। अच्छा देखें, बेसिकली हम हमने एक तो वेरिएबल वो बताया जो कि हमें चेंज करना है, तो दिस इज योर वेरिंग वेरिएबल। यहाँ पर हमने ये जो पहले दो वेरिएबल बताए ये ऐसे ही दिखाने के लिए कि प्रेशर भी दिखाए और टेम्परेचर भी दिखाई, ये पहले दो ऐसे ही दिखाने के लिए थे कि क्या उनके साथ क्या हो रहा है। हमारा असल टारगेट था कि वेपर प्रेस फ्रैक्शन ऑफ आउटलेट क्या जा रही है। जो भी वेरिएबल यहाँ डिफाइन करेंगे आप टेबल में, जो टेबल बने उसमें वो सारे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो इसने कहा कि लगे हाथों हम जो है ना वो टेम्परेचर और प्रेशर भी दिखा दें, ताकि बाद में उसकी डिस्कस कर सकें। तो वेरिएशन किस में करनी है, कौन कौन से वेरिएबल टेबल में दिखाने हैं, इसमें आप तमाम इनपुट भी दिखा सकते हो, आउटपुट भी, और फिर बाद में टेबल को जो टेबल बने उसमें कौन से वेरिएबल आने चाहिए आप कोई डिलीट भी कर सकते हो, नहीं दिखाना चाहो जितने भी डिफाइन किए। सो यू क्लिक ऑन रन। अगर सब चीज़ें सही हैं तो आपके पास ये आ जाएगा, एंड नाउ यू कैन सी द रिजल्ट्स। रिजल्ट में जो है ना वो देखेंगे 58 से हम शुरू हुए, और देखें शुरू में 58 में, देखें 58 में 77 है 6, फिर 77 1 हो गया, कम हो रहा है। तो ये सही है, 58 से शुरू हुआ है तो ये कम होता जा रहा है, 77 76 76 76 76 76 76। ठीक है ना। तो आपका एक जगह पर आकर जो उसने रेंज दिखाई है, उसने उसने जो रेंज दिखाई है, जो उसने स्पेसिफिकल जूम इन करके दिखाई है, वो कह रहे हैं देखें 66.18 से ऑनवर्ड, देखें 66 से 66.18। यस, देखें, अब देखें ये 70, ये यहाँ से शुरू हो चुका है वैसे, 71 टू 714 716 718 72 72 73 74, ये बढ़ रहा है वेपर फ्रैक्शन।
उस इस रेंज में बढ़ रहा है। तो आपको ये बढ़ता हुआ दिखाया गया है इन द फॉर्म ऑफ वेपर फेज फ्रिक्शन। ये वेपर फेज फ्रिक्शन प्रेशर के बढ़ाने से इस पीटी इन्वॉल्व के हिसाब से गिरना चाहिए, लेकिन ये बढ़ रहा है। और ये इस बिहेवियर को कह रहे हैं रेट्रोग्रेड। ये अक्सर जगहों पर पूछा जाता है, और फिर आप जो है ना वो प्लॉट भी किया कर लें। वो कह रहा है कि आप प्लॉट टू जनरेट द सेंसिटिव एनालिसिस। तो व्हाट वी कस्टम प्लॉट में आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। मेरे ख्याल में हाँ वेरिएशन सही है, आप ये करें और वेपर्स फिर तो यू कैन सी ये देखें। वेपर फेज फ्रैक्शन प्रेशर आप एक्स एक्सिस पे प्रेशर है और वेपर वेपर फेज फ्रैक्शन है। ठीक है, इस सिस्टम का तो आप देखेंगे कि ये कंटिन्यू गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था। एक पॉइंट के बाद वो फिर से इंक्रीज होना शुरू हुआ। ये जो इंक्रीज है जिन सिस्टम्स में आए उसमें हम कहेंगे ये दिस इज कॉल्ड रेट्रोग्रेड बिहेवियर। और फिर ये जो है ना वो आपको ये देखें इस तरह आपको ये ग्राफ दिखा रहा है। For the binary mixture of ethane and propane, 50% each on mass basis, we observe that vapor phase fraction increases from this to 1 as the pressure increases from this to this, which is a retrograde behavior. This retrograde behavior can be source of multiple solutions to the process simulations. ठीक है ना? ये आगे चल के इंटरनली आप हो सकता है कि आपको पता भी ना हो ऑन द बैकग्राउंड, लेकिन इंटरनली ये जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों पर जो है ना वो आपको मदद देगा। और इंटरनली और आप इवन इवन बहुत सारी आपकी सेपरेशन जो है ना उनमें किसी में ये नुकसान देता है, लेकिन बहुत सारों में ये हमें हमारे लिए फायदा भी होता है। ये अच्छा इसका ये इस चीज का ताल्लुक मुझे पहले नहीं था, लेकिन जो बंदा पीएचडी कर रहा है इरशाद का, मैंने पीएचडी का काम दिखा है, वो पीजी में है पेट्रोलियम गैस में है। जब हम उसका काम थोड़ा मैंने समझा तो मैंने देखा कि वो एक मुख्तलिफ रिजर्वायर्स के डेटा को इकट्ठा करके फ्रॉम लिटरेचर उनके ये पीटी एनवलप्स कर रहा है। मैंने कहा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं उसका मेन सुपरवाइजर नहीं हूँ, मेरे पास आया था थोड़ी हेल्प लेने। तो उसने कहा कि सर ये हम रेट्रोग्रेड बिहेवियर देख रहे हैं कि किस रिजर्व का कितना है। तो वहां से मुझे अंदाजा हुआ कि ये जो फील्ड है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये एस्पेक्ट भी जो है ना वो ऑयल एंड गैस सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज रेट्रोग्रेड बिहेवियर। नाउ यू कैन सी एक चीज है लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन में वी कैन सी द टर्नरी ग्राफ्स, टर्नरी मैप्स फॉर लिक्विड लिक्विड इक्विलिब्रियम इलस्ट्रेशन। ठीक है ना? टर्नरी ग्राफ जो होते हैं वो ट्रायंगुलर ग्राफ्स होते हैं इस तरह के। ये आपका टर्नरी कर्व है फॉर इथेनॉल, वाटर और साइक्लो, ये जो तीन कंपोनेंट के मतलब इसमें तीन होते हैं। लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन में हमेशा जो है ना वो दो से ज्यादा स्पीशीज होंगी, तीन तो होंगी होंगी। यहाँ पर बैकग्राउंड बता रहा है टर्नरी मैप्स प्रोवाइड अ क्लियर पिक्चर ऑफ लिक्विड लिक्विड इक्विलिब्रियम। लिक्विड लिक्विड इक्विलिब्रियम में हमारे पास तीन चीजें होती हैं। देखें लिक्विड लिक्विड इक्विलिब्रियम कब इस्तेमाल होता है। एक लिक्विड है जिसमें दो स्पीशीज मौजूद हैं ए और बी, ठीक है ना, जिसको हम सेपरेट आउट करना चाहते हैं, लेकिन डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं है। या डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं है का मतलब है कि उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत क्लोज हैं और बहुत कॉस्टली डिस्टिलेशन पड़ रही है अगर हम करना चाहते हैं, मैंने एजियोट्रॉप टाइप चीज है या कोई और दूसरा सिचुएशन समटाइम ये भी होती है कि उनमें डिफरेंस तो अच्छा है, उनमें मैंने बॉइलिंग पॉइंट वो डिस्टिलेशन से पॉसिबल है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर हाई करेंगे तो जो ए और बी है, हमेशा तो ए हमारे काम का है जिसको हमने सेपरेट आउट करना है बी से, लेकिन ए आगे चलकर हमने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में देना है। और रिक्वायरमेंट ये है कि ए को कभी भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ना किया जाए, मतलब उस पर ना रखा जाए, वरना वो अपनी प्रॉपर्टीज डिटोरिएट कर लेगा और हमें प्रॉब्लम होगा। वो ए जो हमने सेपरेट किया भी मिसाल तौर ए का बॉइलिंग पॉइंट है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो जाना पड़ेगा, लेकिन रिक्वायरमेंट ये है कि ए को कभी भी आप 30 से ऊपर ना लेकर जाएं, नहीं तो वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर लेगा और फिर ये ड्रग में इस्तेमाल नहीं हो सकता जिस जो हम बनाने जा रहे हैं आगे। तो समटाइम इस तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं कि टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं कोई चीज़ें, तो हम इस तरह के लिक्विड को जब हम रिमूव करें बाय अप्लाइंग थर्ड लिक्विड जो कि उनके साथ इमिसिबल हो, तो अब हमारे पास
सिचुएशन आ जाएगी लिक्विड लिक्विड इक्विलिब्रियम वाली, तो वो थर्ड जो है ना वो शायद बी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके ले जाए, ए को इंडिपेंडेंट छोड़ दे, और इस तरह हम उसको सेपरेट करते हैं। फिर बी और जो हमने सॉल्वेंट यूज किया है फिर उसकी हम डिस्टिलेशन करके उसको सेपरेट करके दोबारा रिसाइकल कर लेते हैं। तो लिक्विड इक्विलिब्रियम में हमें तीन कंपोनेंट चाहिए ही चाहिए होते हैं, ठीक है ना, यानी कि इसलिए कम से कम भी तीन, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम जो मिनिमम आइडियल बात कर रहे हैं। So ternary maps provide clear picture of liquid equilibrium for a ternary systems. Ternary means तीन, and are a very useful tool for process design. ठीक है ना, ये भी एक important tool है, एक किस्म का ग्राफ ही है, triangular graph. For example, the ternary system of water, ethanol, and cyclohexane forms three binary azeotropes and one ternary azeotrope. 0.16, 0.30 in mole fraction respectively. ठीक है ना, ये उसकी मोल फ्रैक्शन है। तो वो कहते हैं अगर आप ये करेंगे तो ये एक टर्नरी ग्राफ इसका बन जाएगा, और एजोट्रॉप्स बनते हैं। These azeotropes divide composition space into multiple distillation regions and make it very difficult to separate these components into pure components if we only use one distillation. ठीक है ना, liquid liquid separation using decanter is a very effective way to cross distillation boundaries in azeotrope. तो ये जो है ना वो आप देख लें, ये है आपका टर्नरी ग्राफ, ये थर्मोडायनामिक्स की दुनिया का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है। तो ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ है, इसमें आप मुख्तलिफ लाइनें देख रहे हैं, क्योंकि ये टर्नरी सिस्टम के लिए है तो डेफिनेटली हर एक ट्राइंगल बनता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, और हर एक ट्राइंगल की जो लाइन है एक साइड, जो तीनों साइड्स हैं वो तीन कंपोनेंट को शो कर रही हैं, उसकी मोल फ्रैक्शन को शो कर रही हैं। तो एक साइड पर यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन दिखाया गया है, दूसरी तरफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दिखाया गया है, और एक साइड पर आपका इथरन। तो एक चीज तो क्लियर है कि ये ट्राइंगल है, तो इसका मतलब है कि तीन चीजें इन्वॉल्व होगी, और ये लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन में अमूमन होता है। नाउ यू कैन सी कि आप एक ब्लू कलर कलर की कर्व देख रहे हो, कर्व नॉट स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन भी है लेकिन मैं इस कर्व की बात कर रहा हूँ। दिस इज अ फेज एनवेलप, ठीक है ना, ये आपका फेज एनवेलप है दो सिस्टम्स के दरमियान, ठीक है ना, ये फेज एनवेलप है। फिर द लाइन, अब आप मुख्तलिफ लाइन्स देख रहे हो, स्ट्रेट लाइन देख रहे हो, ठीक है ना, ये जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के इन्होंने जो है ना वो कंपोजिशन किए हैं। डेफिनेटली आप ये जो डायग्राम है ट्राइंगुलर डायग्राम, आज आप इसमें किसी भी एक जगह पर मौजूद हो, मिसाल ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को आप देखोगे कि इसमें जो है ना वो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेन कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ साइक्लो, यानी कि ये जो अंदर जो रीजन है यहाँ पर कहीं भी आप क्लिक करें तो आप को आप ये समझेंगे कि कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम क्या है। तो मुख्तलिफ किस्म की लाइंस हैं, और ये एजोट्रॉप्स लाइंस हैं। एजोट्रॉप यानी कि ये जो हल्के ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है, दिस कुड बी द एजोट्रॉप बिटवीन टू और ऑल थ्री सब्सटेंसेस, ठीक है ना, मुख्तलिफ किस्म की लाइनें हैं लेकिन एजोट्रॉप आपके लिए एक ही है। अब ये पहला ऑब्जेक्टिव ये है इस ट्यूटोरियल का कि अगर आपके पास आपको कहा जाए कि ये टर्नरी ग्राफ बनाएं फ्रॉम एस्पेन प्लस, तो वो कैसे बनाएंगे, पहले तो बनाना है। तो आपने तीन कंपोनेंट ले लिए एज पर ट्यूटोरियल, और आपने एक सिस्टम ले लिया थर्मोडायनामिक्स। ये मैं एक चीज़ देख रहा था कि एक चीज़ मैं ये चीज़ देख रहा था, अगर आपको भी कभी जिंदगी में ऐसा मसला है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये क्लोज करके फाइल न्यू एंड केस, क्योंकि ये नए वर्जन की वजह से मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। हमारे पास इथेनॉल लेने हैं, इथेनॉल और वाटर, सॉरी गलत हो गया, वाटर और साइक्लो, अब साइक्लो -01 लिखेंगे, -01 लिखेंगे तो ये नहीं आएगा, आपको साइक्लोहेक्सेन लिखना होगा। सर ये मैं बताऊं? जी सर ये मैं बताऊं? हाँ, कि आपने कर लिया होगा ना, तो आपको ये वाला सर, ये वाला मैंने भी किया C6, था, मुझे भी आया था। तो इसमें अब फाइंड करना होता है अलग से C6, सब्सटेंस आपको। अच्छा देखते हैं।
हाँ, अब ये आपने नाम, इसको जो भी आप नाम दें, लेकिन आपको उस नाम के अगेंस्ट में आप उसको कौन सा सब्सटेंस का एनालिसिस चाहते हैं, वो वाला भी आप कर सकते हैं इसमें। एक मिनट C6H12 और डैश H12-1 डैश वन देखते हैं वो इसको नेम। अच्छा ये हेक्सेन साइक्लो। इसमें एक और ट्यूटोरियल है, उसमें वो भी ये चीज बता रहा है कि ये जो है आप नाम उसको कोई जैसे रेफ्रिजरेंट वाला है, उसमें आप उसको नाम एक दें, लेकिन उसमें सब्सटेंस क्या होगा वो उसको अलग से आइडेंटिफाई करवा रहा है। तो चलो ये इसको अलग से फाइंड सर्च मार रहे हैं कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन करके सर्च करेंगे, नहीं आएगा ये। अच्छा इसको हम C6H12-1 करके करें, आ जाएगा सी सबसे। और उसको आप नाम कोई भी C6H12-1 करें, C6 ये देखें आ गए ना H12-1। नहीं, लेकिन हमें तो फॉर्मूलाज पता ही नहीं C6H होते यार। H12 हमें तो साइक्लोहेक्सेन पता है ना, हमें क्या पता C6H12 वो डैश है और फिर 1 है और B है या C है। सर उसको साइक्लोहेक्सेन करके सर्च करेंगे, उसमें भी आ जाएगा, लेकिन आप साइक्लोहेक्सेन से सर्च करें। साइक्लोहेक्सेन आपने, हाँ साइक्लोहेक्सेन से सर्च करें तब भी आ जाएगा, लेकिन उसका आपने कंपोनेंट आईडी में आप कुछ भी उसको स्पेसिफाई कर दें, लेकिन केमिकल एनालिसिस साइक्लोहेक्सेन हो रहा होगा, उसमें लिंकअप हो जाता है। हाँ एक मिनट इसको एरोमेटिक अमाइंस। अब केमिस्ट्री किसकी अच्छी है? साइक्लो अल्केन्स है ना ये, साइक्लोहेक्सेन ये देखें साइक्लो अल्केन है, ठीक है ना। नहीं तो अगर ऑल करके करें तो नहीं आता। मैंने आल में आपको बहुत सारे आ रहे हैं, वो आप एक एक सर देखें, तो मैंने उसका ग्रुप फिल्टर और कर लिया। बहरहाल ये ट्यूटोरियल जब आप करेंगे एक एक करके, तो आपको इस तरह की जो चीजें हैं, जैसे मैं तो इसकी तरफ नहीं आ रहा था, मैं एक और चीज बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर कॉमन है। देखें ट्यूटोरियल में जो है ना वो, अगर आप इसको मैं बंद कर लेता हूँ। ट्यूटोरियल कौन सा था? हाँ ये, ठीक है ना। इसमें आप देखें कि कॉमन में यूनिक्वेक और आरके का मॉडल मिक्स हुआ है, यूनिक आरके। अब ये आप अभी करंट एस्पिन प्लस के मॉडल में देखेंगे तो आपको कॉमन में ये नहीं मिलेगा। आप सर्च मारेंगे तो यूनिक्वेक तो मिल जाएगा अकेला, यूनिफेक भी मिल जाएगा, ये के लिए आप जो दो मॉडल मिक्स्ड हैं यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा। तो ये वर्जन का अब उन्होंने सर ये ये जो है ना आपको वो मेथड नेम करना पड़ेगा केमिकल, हाँ या तो या सर्च कर लें, ये सर। केमिकल मेथड फिल्टर में केमिकल लेंगे तो आप यूनी और आर के यहाँ पर मिलेगा। तो आपके ये छोटे छोटे थोड़े आगे पीछे उन्होंने जो किए हुए हैं, तो आप जो है ना वो देख लें, आप मेथड असिस्टेंट से भी मालूमात ले सकते हैं। सर, जी सर। सर इसको एक और करने का तरीका है, आप हाँ इसको कॉमन करें और कॉमन करें यहाँ पर, हम्म जहाँ मेथड हम्म असिस्टेंट में गए थे, ठीक है कॉमन मेथड पे आ जाए, उसको कॉमन कीजिए और उसके बराबर में जो ये जो है मॉडल नेम, मेथड नेम कॉमन हाँ कर दिया आपने, ठीक है। हाँ अब वो हाँ ठीक है, अब यहाँ मेथड मेथड नेम में आ गए, मेथड में आप ये सेलेक्ट जो करेंगे मेथड नेम है, इसकी वो मेन्यू इसमें करेंगे, यहाँ पे भी आ जाता है। यहाँ पे ये देखें अभी कॉमन में हमने उसको शिफ्ट कर लिया ना, देखें ऊपर कॉमन हो गया, कॉमन केमिकल से। वो फिल्टर करके वो स्टार्ट में करें या मुझे आप भी हुआ यहाँ से मेथड असिस्टेंट में सर्च करके करें, इवेंचुअली यू कैन फाइंड समवेयर। ठीक है, याद रखें कि ये जो ट्यूटोरियल्स बने हुए हैं वो 7th हैं, आपके पास उससे ज्यादा कैपेबिलिटी होगी, ये चीज नहीं होगी कि उन्होंने वो खत्म कर ली होगी, उसमें Only ज्यादा problem होंगे। is the only problem is that you need to know that you can use this unique RK and this whole combination. वो तो अलग है, वो चीज अलग है। वो चीज आप जो कह रहे हो ना कि हमें ये पता हो कि ये, आप पैंग रॉबिन्सन पर कर लें। अभी जो ट्यूटोरियल्स आपको ये करवा रहा है
उसका मकसद जो है ना वो फिलहाल फिलहाल मिसाल तौर इस ट्यूटोरियल का मकसद ये हरगिज नहीं है कि हम यूनिक के हवाले से बात कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, अभी हम कोई भी ले लें तो आपका ये जो काम है ये होता रहेगा। लेकिन क्योंकि हमने एक वही ग्राफ देखना है जो इन्होंने बनाया है, तो लेट्स हैव सेलेक्ट दिस थिंग। अब सवाल ये है, काशिफ साहब की बात को हम आगे ले चलें, कि सवाल ये है कि हाउ यू फाइंड द which one is good one? Just a minute. So okay, so अब ये जो कौन सा पर्टिकुलर मेथड यूज करना है, अब 3 लेवल की एक्सपर्टीज मैं कहता हूँ, एस्पेन हाइसिस में हो या एस्पेन प्लस हो, यू हैव 3 लेवल ऑफ एक्सपर्टीज विथ यू। वन लेवल ऑफ एक्सपर्टीज इज दिस के आप सिमुलेशन में जाएं और आप ये जो सेपरेट ये जो यूनिट ऑपरेशन आप कितने ज्यादा चला सकते हैं, कितने ज्यादा यूनिट ऑपरेशंस की इंफॉर्मेशन आपके पास है, ये एक लेवल की एक्सपर्टी है एस्पेन प्लस में। मिसाल तो आपको पैंग रॉबिन्सन क्या कर रहा है ये बिल्कुल पता ना हो सिरे से, लेकिन अब आप एक्सपर्ट हो इन मॉडल्स को यूज करने में, तो ये एक लेवल ऑफ एक्सपर्टी। एक लेवल ऑफ एक्सपर्टी आपकी ये है कि आप कितने मॉडल्स ये तो थर्मोडायनामिक मॉडल्स हैं, पैंग रॉबिन्सन या ये यूनिक, इनके बारे में आप कितने मॉडल्स के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप ये आपकी जो है ना वो दूसरे लेवल की एक्सपर्टीज है। फिर तीसरे लेवल की एक्सपर्टीज ये है कि आप इन मॉडल्स को, जो बने बनाए मॉडल्स हैं, इनको मॉडिफाई भी कर सकते हो। माना ये क्वेश्चन है, क्या आप इनको मॉडिफाई अपने अपने प्रोवाइडेड केमिकल या स्पीशीज जो आपने ली हैं, क्या इनकी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन भी आप कर, क्योंकि आपको अगर पता होगा कि ये जो यूनिको एक आर के मॉडल है, इसकी मैथमेटिक्स क्या है, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो फिर आप इसकी फर्दर इसके अंदर जाएंगे, और जैसे हमने उस रिग्रेशन एनालिसिस में पैंग रॉबिन्सन को मॉडिफाई किया, तो ये तीसरे लेवल की एक्सपर्टीज है। तो जब हम शुरू करते हैं सॉफ्टवेयर, याद रखिएगा, अगर आप शुरू में जब आप न्यू लर्नर हो, अगर आप शुरू में इन चक्करों में पड़ गए, माना मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं, अगर आप न्यू हो और जल्दी बोर हो जाते हो, एक नेचर होती है ना बंदों की, तो आपको लिए ये मैं एक सजेशन है कि अभी आप इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचिएगा, वरना आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत एक हेफ्टी मैथमेटिक्स है। आप कम से कम ये समझो कि ये हमारे पास फ्लूइड पैकेजेस हैं जो स्पीशीज को की थर्मोडायनामिक्स को रिलेट कर रहे हैं, पी वी और टी को रिलेट कर रहे हैं समहाउ। जैसे पी वी इक्वल एन आर टी एक फंडामेंटल थिंग है, लेकिन फिर आगे लोगों ने काम किया। तो अगर आप ये समझ के आगे चले कि फिलहाल हमें जानकारी इतनी नहीं है, लेकिन हम चले लेट्स सी हम इसको सीख रहे हैं, फिर जब आप ज्यादा काम करने लगोगे तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी कि पेंग रॉबिन्सन क्या है, या एक स्पीशी है वो पेंग रॉबिन्सन भी यूज कर लिया, एनआरटीएल भी यूज कर लिया, उसका वो बिहेवियर हमारा नहीं आ रहा जो होना चाहिए, तो फिर आपको उस जमाने में जरूरत पड़ेगी कि इसकी मैथमेटिक्स में जाएं, क्यों ऐसा नहीं हो रहा। फिर वो जमाना होगा कि जब आपके पास एक अच्छी नोआ होगी, देन यू कैन चेक एनी पर्टिकुलर, या आप 2-3 कोई भी बंदा सारे चीजें जो है ना वो अंडरस्टैंड कर ले, ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप 3-4 पर ही कमाल हासिल कर लो, और फिर बाद में देखा देखी आप रिसर्च को देखते हो, अगर कोई स्पेशल टास्क मिल जाए, आप उसके लिए रिसर्च पढ़ो और पता करो। कि मैंने एक रिसर्च पेपर देखा था, उसने सिर्फ इस बात पर रिसर्च पेपर लिखा था कि 5 या 6 मॉडल यूज करके, और उसने एक सिमुलेशन को कहा था कि देखें हर एक मॉडल डिफरेंट जवाब दे रहा है, तो हम किस पर बिलीव करें। वो सारा रिसर्च पेपर उस नजरिए से लिखा हुआ था। तो यू कैन गो विद दीज मॉडल्स, ठीक है ना। तो इस वक्त जो है ना वो हम यूनिक्वेक लेकर और सॉरी यूनिक्वेक लेकर और हम जो है ना वो इस मॉडल को, इस ट्यूटोरियल को, टास्क को पूरा करते हैं।
फिर हम डिस्कस करेंगे जो हमें करना है डिस्कस। ओके, वेयर इज, कौन सा था भाई? हाँ, टर्नरी। ओके, तो वो कह रहा है कि आप यूनिक वे लिखेंगे ना तो आपको ये दिखा रहा है कि आपके ये कांस्टेंट्स उसने लिए हुए हैं वाटर के, इथेनॉल के, और ये डेटाबेसेस यूज कर रहा है। इथेनॉल वाटर, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट बाइनरी पैरामीटर्स, यूनिक वे, टेम्परेचर डिपेंडेंट बाइनरी पैरामीटर्स ये हैं जनाब। ठीक है, तो अब हमने इसको तो नहीं देखना। यू हैव दिस डायग्राम, टर्नरी ड्रैग डायग्राम, तो यू क्लिक ऑन दिस, तो आपके पास ये खुलना चाहिए इसका डायलॉग। ओके, so you have multiple options. Continue to Aspen plus ternary diagram. Okay, so you have, अब आपने इसको कंटिन्यू किया एस्पेन प्लस, तो ये सिस्टम आ गया। अब आपके पास तीन डेफिनेटली सिस्टम जो कंपोनेंट है वो ऑटो सेलेक्टेड होंगे, लेकिन अगर आपके पास स्पीशीज लिस्ट में बहुत सारे होंगे तो यू हैव टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट कि किन के दरमियान आपने बनाना है। और प्रॉपर्टी मेथड जो आपने सेलेक्ट किया है, नंबर ऑफ लाइंस आप इसको 10-20 करोगे तो उतनी हिसाब से उसकी रेजोल्यूशन बनेगी। टेम्परेचर जिस भी टेम्परेचर पर करना चाहिए, और आप इसको, सॉरी, इसको प्रेशर है, तो हमारे पास नो टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर है। आई डोंट नो, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। सो दिस इज द डायग्राम। जी फहद, ये बनाया था। वैलिड फेज, एक मिनट, वैलिड फेज इज वेपर लिक्विड लिक्विड, यहाँ पर लिक्विड लिक्विड करेंगे तो टेम्परेचर भी पूछेगा जी, सही है। तो यहाँ पर 20 लाइंस और टेम्परेचर 25, सही। तो यू नीड टू रन अगेन। अब जितनी आप लाइंस ज़्यादा डालेंगे तो ये आपकी रिजोल्यूशन और ज़्यादा बना पड़ेगी। यू हैव फेज डायग्राम, फेज एनवेलप, एंड यू हैव वन एज़ोट्रॉप ओ लाइन इस कलर की, ठीक है। ये आपकी जो लाइन है, दिस इज योर एज़ोट्रॉप। तो एनीवे, ये टर्नरी डायग्राम के प्रॉब्लम्स तो हमने भी नहीं किए, लेकिन बहरहाल दिस इज वेयर द एस्पेन प्लस इज इंडिकेटिंग के ये आप कैसे डायग्राम निकालते हो। स्टोचियोमेट्री में एक दफ़ा हमने प्रॉब्लम ये देखा था और किया था, तो ये टर्नरी डायग्राम बनाना ही जो है ना वो एक अजाब होता था। तो यहाँ पर कम से कम ये बहुत ईजी तरीके से आपका ये डायग्राम जो है ना वो बन रहा है। और फिर आप द स्क्वायर्स, अब ये एक लाइन जबरदस्त है। द स्क्वायर्स ऑन द डायग्राम, डायग्राम में जो स्क्वायर्स हैं, ये स्क्वायर एक है 2 लाइनों से, square represent the composition of azeotrophs. There are 3 binary azeotrophs and 1 ternary azeotroph. The phase envelope line represent the liquid-liquid equilibrium composition. Liquid-liquid equilibrium composition, ये जो phase lines हैं, the phase envelope line represent ये वाली blue वाली liquid-liquid equilibrium composition है। यहाँ इस कंपोजिशन में जो है ना वो लिक्विड जो है ना वो आपका इक्विलिब्रियम में होगा, तीसरा लिक्विड। Liquid-liquid separation using a decanter is an effective way to cross distillation regions of azeotrope distillation, process synthesis, and ternary, provide a full and clear picture on liquid equilibrium for ternary system. Therefore, ternary maps are very important to synthesize and design of separation processes. Decanter जो है ना वो आपका लास्ट ट्यूटोरियल है, वो कहता है यही जो है ना वो आप लगा के, सेकंड लास्ट, ये लगा के आप इस तरह के एजोट्रॉप्स को क्रॉस करते हो और इवेंचुअली यू रीच एट सेपरेशन। बिकॉज अगर हमें सेपरेशन समझ में आ गई, ठीक है ना, तो हम जो है ना वो केमिकल इंजीनियरिंग का एक अच्छा पोर्शन समझ लेते हैं। और सेपरेशन में भी सबसे बड़ा जो रीजन है वो वेपर और लिक्विड का ही है। और हमें जो 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 जिस चीज़ से ज़्यादा डर लगता है वो है आपका एजोट्रॉप्स। अगर आपके एजोट्रॉप्स बन गए तो सिंपल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल।
So you have to use some way to get out from that problem. तो ये एक ट्यूटोरियल है, आप इसको जरूर करें. यूज ऑफ डिकेंटर टू रिजॉल्व सॉल्वेंट एंड क्रॉस डिस्टिलेशन बाउंड्रीज इन S10+. बैकग्राउंड इसका बड़ा जबरदस्त है. in an anhydrous ethanol production plant, cyclohexane is used as an entrainer during separation to break the ethanol water azeotrope. You know कि इथेनॉल जो है वो अगर नॉर्मल डिस्टिलेशन से किया जाए तो आई थिंक 88% तक सेपरेट हो सकता है, लेकिन मार्केट में उस इथेनॉल की ज़्यादा डिमांड होती है जो 99% प्योर हो. तो ये जो डिस्टिलरीज हैं हमारे सिंध में तो ज़्यादा लग गई हैं. तो या शुगर इंडस्ट्री में का ये सेकंड पोर्शन जो होता है डिस्टिलरी प्लांट, तो वो इथेनॉल अगर हम बी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना के बेचना चाहें तो उसको कम कीमत पड़ेगी. और इथेनॉल वाटर, इथेनॉल क्यों ज़्यादा प्यूरिफाई नहीं होता, क्योंकि एज़ोटोप बन जाता है आफ्टर दिस कंपोजिशन. तो क्यों बन जाता है, इसको ब्रेक करने के लिए यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन उस वक्त डालते हैं जब ये हमें एक दफ़ा में 78% प्योर मिल जाए. उसके बाद the stream from the top of the first distillation column is typically a mixture with a composition that is very close to ternary azeotrope. Since cyclohexane and water are not miscible, a decanter can be used to separate cyclohexane from the ethanol and water. Decanter means three-phase separator. The second role of this liquid-liquid separation is to cross distillation boundaries. One of the two outlet streams from the decanter is recovered solvent, the other streams. तो ये जो लिक्विड हम एक्सट्रैक्शन हम करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास ऑप्शन यही होता है कि वो मिसिबल नहीं है. ये इसकी बात कर रहा है. एक फीड जाएगी और उसका जो है ना वो दो ऑप्शन दो हमारे पास आएंगे, दोनों लिक्विड फॉर्म में होंगे, एक लाइट और एक हैवी. लाइट जो है उसकी डेंसिटी लो डेंसिटी होगा, वो उसके ऊपर होगा, और ये दोनों आपस में मिसिबल नहीं होंगे, इसलिए इसकी दो स्ट्रीम्स अलग हैं. तो ये आप लाजमी करें. सारे जो है ना वो इंटरलेवेंट है. आखिर में अगर हम जो है ना वो ये देखेंगे कि a decanter can be used to concentrate cyclohexane from 59% to 89%, so it can be recycled without further purification. मसला ये होता है कि साइक्लोहेक्सेन में जो है ना वो वाटर आ जाता है, और अब 59% तक हम उसको साफ अगर डिस्टिलेशन करें तो कर सकते हैं, लेकिन उसको मजीद प्यूरिफाइड डिकेंटर कर रहा होता है और 89% तक हम इसको हासिल कर सकते हैं. द अदर आउटलेट हैवी स्ट्रीम हैज द कंपोजिशन इन डिफरेंट डिस्टिलेशन रीजन फ्रॉम फीड स्ट्रीम, providing a product that cross distillation boundaries. This serves as a decanter's second role mentioned in the background section. तो आई थिंक आप इन थर्मोडायनेमिक्स को पूरा करें, मॉडल्स को, और कोशिश करें जिनके सॉफ्टवेयर का इशू है अभी भी वो कोशिश करें इस हफ्ते हम जो है ना वो इनको कहेंगे कि ख़त्म करें, ताकि हम जो है ना अपने अगले यूनिट ऑपरेशंस में जाएं. फिर हम जो है ना वो कभी भी इनकी बात ज़्यादातर उस ज़माने में नहीं करेंगे. ये जो कर्व्स हैं हम ज़्यादातर फिर अगले जितने भी ट्यूटोरियल्स आएंगे या जितने भी अगले क्लासेस होंगी उसमें जो है ना वो हम इन चीज़ों की बात ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ताकि हम एक अच्छी सिमुलेशंस बनाने के अहल हो जाए. और एक और बात कि कल जो है ना वो हम क्लास जो है वो अपने इस टाइम पर नहीं ले सकते. आई हैव टू गो समवेयर. तो एक ऑप्शन ये है कि हम शाम की क्लास ले लें. हाउ अबाउट दैट? पर रात, शाम या रात यानी कि 10 बजे या 10:30 बजे, जैसे हम एक क्लास हम कल इस तरह ही लेंगे. इज दैट ओके? जस्ट अ मिनट, आप इसको जी. अब्दुल कयूम साहब, अंसा, अशद, काशिफ साहब और फहद, आपने ये आवाज़ मेरी सुनी कि हम कल जो है ना वो सुबह इस टाइम क्लास नहीं ले सकेंगे, तो मैं मैसेज भी कर लूँगा रात को 10-10:30 बजे. इज दैट ओके फॉर टुमारो? सर मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, रात के 10 यहाँ के 2 बज रहे होंगे. फिर क्या हुआ 2 बजे? तुम्हें कौन सा उधर काम करना है कोई? सर बहुत 12 बजे सो जाता हूँ सर मैं, ऐसा ना करें सर. चलें ठीक है. और काशिफ साहब? मेरे लिए 8 बजे के बाद पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए, बाकी जो सबकी सहूलत हो. चलें काशिफ साहब? मेरे लिए आपके 10 बजे सुबह के 4 बज रहे होंगे.
माशाल्लाह माशाल्लाह। और फहद भाई, फहद लगता है कि चला गया कहीं। तो नहीं, चलें इसका मतलब ठीक उसे है। कोई एतराज नहीं। हाँ, उसको एतराज नहीं है। चलें ठीक है, फिर मैं मैसेज ग्रुप पर करूंगा और देखते हैं कि उधर क्या रिस्पॉन्ड आता है। ठीक है, अच्छा, फिलहाल ये तो हमें। बताइए इमरान सर, हाँ बेहतर हो जी गया जी। है। ये फ्लैश और डिकेंटर में बेसिक डिफरेंस क्या है? फ्लैश हैज ओनली टू आउटलेट्स। और जो डिकेंटर है वो आए। पहले आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि डिकेंटर आएगा कहाँ से। एग्जैक्टली ये exactly. ये आपका डिकेंटर है। दिस इज इसके ऊपर लिखा हुआ है टू फेज लिक्विड लिक्विड डिकेंटर मॉडल्स डिकेंटर ईटीसी टू लिक्विड फेजेस एंड नो वेपर फेज। जब हम डिकेंटर यूज करते हैं तो इसके सॉरी इसके अगर आप कोई भी स्ट्रीम लेंगे तो ये देखें, दो एक इनपुट है और दो आउटपुट है। अगर मैं फ्लैश 2 या 3 रखूं, इधर एक फ्लैश रखता हूं और इसके लिए करता हूं, तो ये देखें ये फ्लैश 3 का मतलब है कि एक इनपुट गया, इसमें 3 आउटपुट निकल रहे हैं, एक वेपर का भी आउटपुट है, दो लिक्विड के हैं। और अगर मैं फ्लैश 2 रखूं तो यहां पर देखें कि एक फीड है, एक वेपर आउट है, एक लिक्विड आउट। तो डिकेंटर बेसिकली सिर्फ दो लिक्विड आउटर स्ट्रीम कर रहा है। एक फीड स्ट्रीम होगी जिसको हमने कहीं मिक्स जाके, मैं मिसाल तौर हम एक हमारे पास मिक्सेबल फेज है, एक इमिसिबल फेज, मैंने एक इमिसिबल सब्सटेंस, दो सब्सटेंस हैं जो आपस में इमिसिबल हैं, उनको हमने विगोरसली कहीं मिक्सर में मिक्स किया। अब उसको हमने थोड़ा टाइम देना है। जब हम उसको टाइम देंगे किसी में, जैसे हम लैब में, केमिस्ट्री लैब में करते हैं, कॉनिकल फ्लास्क में उसको मिक्स, मैंने पहले मिक्स करके फिर कॉनिकल फ्लास्क में डालते हैं। एक खास किस्म की असेंबली होती है नीचे उसके कॉनिकल फ्लास्क के, वो होता है कईयों को पता होगा उसको, एक नाम है इस पूरे, सॉक्सलेट एक्सलेटर, हाँ। तो उसमें क्या होता है, नीचे एक नोजल होती है, हम उसको जब टाइम देते हैं तो दोनों फेजेस फिर सेपरेट हो जाते हैं, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी वाला नीचे आ जाता है, लो डेंसिटी वाला ऊपर। फिर हम नीचे से उसको नोजल खोल के और जितना आस्ता आस्ता उसको जो है ना ड्रॉप आउट कर लेते हैं किसी दूसरे कंटेनर में। तो डिकेंटर बेसिकली इस तरह की चीज है। मतलब कि सिर्फ ठीक है। इसमें आप वेपर एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, लिक्विड कर सकते हैं, तो राइट? हाँ, अगर आपको वेपर भी इन इसके साथ वेपर भी चाहिए तो ये B3 फ्लैश है। राइट, ठीक हो गया।